हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सेक्शन 21 आईपीसी आपको बताने वाली हूँ। ये चैप्टर 2 का सेक्शन 21 है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि चैप्टर 2 में टोटल सेक्शन 6 से लेकर 52A तक है। आज हम आपको केवल सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट समझाने वाले हैं। नाउ सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट में आपके 12 क्लॉजेस हैं, जिसमें एक क्लॉज रिपील किया गया है आपका एडॉप्शन एंड ऑर्डर एक्ट 1950 के द्वारा। बाकी 11 क्लॉज आपके हैं। तो ये आपका बताता है पब्लिक सर्वेंट, किसे आप पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। पब्लिक सर्वेंट जैसे कि हम लोग समझते हैं कि जो भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होता है हम उसको पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, मगर हर गवर्नमेंट सर्वेंट आपका पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है। तो कौन कौन पब्लिक सर्वेंट होते हैं यही इसमें समझाया गया है। पब्लिक सर्वेंट मतलब जनता के सेवक, जो पब्लिक है उनके सेवक, उसे आप पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। मतलब कोई ऐसा काम जो आप पब्लिक के लिए कर रहे हैं जिसमें पब्लिक का फ़ायदा हो। तो इसमें टोटल 11 क्लॉजेस है। इसमें आपको बताया गया है कि कौन कौन पब्लिक सर्वेंट है। तो पहला वाला रिपील किया गया है AO 1950 के द्वारा, एडॉप्शन एंड ऑर्डर 1950 के द्वारा। सेकेंड में दिया हुआ है एवरी कमीशन ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्सेस ऑफ इंडिया। मतलब कोई भी कमिश्नर ऑफिसर जो मिलिट्री में हो, नेवल में हो, एयर फोर्स में हो, उसे आप एज ए पब्लिक सर्वेंट मानेंगे, वो एक पब्लिक सर्वेंट ही होंगे। थर्ड क्लॉज दिया हुआ है एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ or as a member of any body of person any adjudiciary function। मतलब जो भी कोई जज हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, या फिर उसके पास अथॉरिटी हो कि वो अपनी जजमेंट दे सके, या किसी केस के बारे में या किसी फ्यूड के बारे में वो सुनवाई कर सके, उसके बारे में कोई भी फंक्शन वो कर सके, ले सके। तो किसी भी एडजुडिशरी फंक्शंस को आप जो भी कोई करेगा वो क्लॉज 3 के अंदर आएगा और वो एक पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, या फिर कोई भी जिसे लॉ के द्वारा एम्पावर किया गया है कि वो एज ए जज की तरह ट्रीट हो। फोर्थ है एवरी ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब जजेस, चाहे वो अलोन हो या फिर ग्रुप ऑफ जजेस हो। जैसे कि डिवीज़न बेंच होता है, फुल बेंच होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है, या फिर पंचायती राज सिस्टम में जो जितने भी लोग होते हैं, जो भी जिनके पास जो भी निर्णय लेने का भार रहता है, या फिर कोई भी केस के बारे में सुनवाई करने का अधिकार रहता है, उसे हम कोर्ट ऑफ जस्टिस कहेंगे। तो क्लॉज 4 आपका बताता है एवरी ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जितने भी कोई ऑफिसर्स हो कोर्ट ऑफ जस्टिस में, हुज ड्यूटी इट एज सच ऑफिसर्स टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट और टू मेक authenticate or keep any document or to take charge or dispose of any property, to execute any judicial process or to administer any oath or to interrupt or to preserve order in the court, and every person specially authorized by a court of justice to perform any of such duties। तो यही है बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो कि कोर्ट ऑफ जस्टिस में का ऑफिसर हो, चाहे वो लिक्विडेटर हो, रिसीवर हो, या फिर कमिश्नर हो, जिसका काम लॉ के किसी भी मैटर ऑफ फैक्ट लॉ से जुड़ा हुआ हो, वो लॉ के द्वारा एम्पावर्ड किया गया हो कि वो
उस किसी भी जजमेंट में, किसी भी केस में या किसी भी लॉ रिलेटेड किसी भी वर्क में वो इंक्लूडेड हो, वो उसमें इंटरप्ट करता हो, किसी भी जुडिशियल प्रोसेस में वो इंटरप्ट कर रहा हो, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट अपने पास रख रहा हो, तो इन सब सारे व्यक्ति को आप पब्लिक सर्वेंट के हिसाब से मानेंगे। तो इसका मोटा मोटा यही मतलब होता है कि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति का, न्यायालय में जितने भी लोग कोई भी कार्यभार संभाले न्यायालय के अंदर, कोर्ट के अंदर, उससे हम एज ए पब्लिक सर्वेंट ट्रीट करेंगे। चाहे वो डॉक्यूमेंट पेश करना हो, या फिर किसी जुडिशियल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना हो, या फिर किसी केस का रिपोर्ट तैयार करना हो, बनाना हो, या फिर किसी केस के बारे में किसी भी चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करना हो, कुछ भी हो, न्यायालय के अंदर जो भी कार्य किए जाएंगे या फिर जो भी न्यायालय के अंदर कार्य करेगा, वो आपके सब क्लॉज 4 के अंदर पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। आपका क्लॉज 5 बताता है एवरी ज्यूरीमैन, असेसर और ए मेंबर ऑफ ए पंचायत असिस्टिंग ए कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट। तो इसमें यही बताया गया है कि कोई भी न्यायालय का मेंबर हो, कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर पंचायत का मेंबर हो, कोई भी ज्यूरी मैन हो, वो सारे आपके पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। 6th है एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू हुम एनी कॉज or matter has been referred for decision or report by any court of justice or by any other competent public authority। आपका क्लॉज 6 बताता है कि कोई भी व्यक्ति जिसे न्यायालय के द्वारा या फिर किसी पब्लिक कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा ये अधिकार दिया जाए कि वो किसी केस के बारे में सुनवाई करे या उसका डिसीजन ले या फिर उसे रिपोर्ट करे, वो भी आपका पब्लिक सर्वेंट के अंदर, वो भी एक पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। 7th दिया हुआ है, क्लॉज 7 दिया हुआ है एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज़ एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। 7th क्लॉज दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जिसे ये अधिकार हो, जो ये जिसका ऐसा एक कार्य हो जिसमें वो किसी भी पर्सन को कन्फाइनमेंट, मतलब उससे आप किसी भी पर्सन पर रोक लगा सके, मतलब किसी भी पर्सन को आप कन्फाइन कर सके या फिर उसे जेल कर सके या फिर उसे रोक सके, तो उसे ये सरकार के द्वारा, इसे गवर्नमेंट के द्वारा उसको ये अधिकार प्राप्त होता है, तो वो भी पर्सन आपका पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। तो एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट ये कौन कर सकता है? ये पुलिस कर सकती है। क्लॉज 8 आपका बताता है एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट एज द सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, to give information of offences, to bring offender to justice or to protect the public health, safety और convenience। इसका भी मतलब कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिसर हो जिसका काम एक ऑफिसर की तरह हो और उसका काम क्या है, एज एन ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, मतलब कोई भी ऑफेंस हो उसको रोकना, ये उसका काम हो, ये उसका कर्तव्य हो, ड्यूटी हो, और किसी भी ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देना और किसी भी ऑफेंडर को कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने ले आना या फिर उसे कोर्ट में पेश करना, और साथ ही में पब्लिक हेल्थ की सेफ्टी करना, पब्लिक हेल्थ की सेफ्टी करना और एंड कन्वेंस। तो इसका क्लॉज 8 का यही मतलब निकलता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो
जिसका काम ही हो ऑफेंस को प्रिवेंट करना, और जो ऑफेंस करता है उसे कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने या फिर कोर्ट के सामने ले आना ताकि जस्टिस हो सके, और पब्लिक की सुरक्षा करना, पब्लिक के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना। किस तरह से पब्लिक के स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सकते हैं? उसे ऑफेंस से बचाकर, पब्लिक के ऊपर होने वाले ऑफेंस से बचाकर उन्हें पब्लिक की सुरक्षा करना और उनकी सेफ्टी करना एंड कन्वेंस, और उनकी सुविधा का, पब्लिक की सुविधा, सेफ्टी और हेल्थ, ये सब पब्लिक का सुरक्षित रहे, इसकी संरक्षण करना, ये देखभाल करना, ये काम आपका जो भी करेगा वो पब्लिक सर्वेंट के अंदर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पुलिस ऑफिसर का काम क्या होता है कि वो ऑफेंस को रोके और जो भी क्रिमिनल हो उन्हें पकड़े और उसे कोर्ट में पेश करे, ये आपका पुलिस का काम होता है। तो क्लॉज 8 में तो पुलिस क्या है? एक पब्लिक सर्वेंट है। क्लॉज 9, एवरी ऑफिसर whose duty it as such officer to take, receive, keep or expend any property on behalf of the government, or to make any survey, assessment or contract on behalf of the government, or to execute any revenue process, or to investigate or to report on any matter affecting the pecuniary interest of the government, or to make, authenticate or keep any document retaining to the pecuniary interest of the government, or to prevent the infraction of any law for the protection of the pecuniary interest of the government. क्लॉज 9, कोई भी ऑफिसर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड हो कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ में, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, वो कोई भी प्रॉपर्टी रिसीव करे, उसे रखे या बढ़ाए ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर वो किसी भी प्रॉपर्टी का असेसमेंट करे, सर्वे करे, या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करे ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, या फिर वो किसी भी मैटर को इन्वेस्टिगेट करे, रिपोर्ट करे। किसको रिपोर्ट करेगा? गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। और एनी मैटर इफेक्टिंग द पेक्यूनियरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द पेक्यूनियरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और टू प्रिवेंट द इन्फ्रैक्शन ऑफ एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पेक्यूनियरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब वो ऐसा कोई भी कार्य जिसमें आपके गवर्नमेंट का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ हो, जिससे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट हो, मगर इसमें कोई भी कानून का उल्लंघन ना हो, तो जो भी ये कार्य करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड हो, उसे आप पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। क्लॉज 9 आपका यही बताता है। तो क्लॉज 9 आपका यही बताता है, ऑफिसर empowered by the government to make any contract in the name of government, to take, receive, keep or expand any property on the behalf of the government, or to execute any revenue process, to investigate, to report any matter affecting the interest of the government, to prevent infraction of law। तो क्लॉज 9 क्या बताता है, ये आपको समझ में आ गया हो। ये कोई भी ऑफिसर हो जिसे गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज किया गया हो, गवर्नमेंट के द्वारा एम्पावर्ड किया गया हो कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ में काम करे। क्या काम करेगा? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वो गवर्नमेंट के बिहाफ में ले सकेगा, किसी भी प्रॉपर्टी का को एग्जीक्यूट कर सकेगा, उसको एक्सपेंड कर सकेगा, खरीद सकेगा, उसका सर्वे कर सकेगा। तो
जो भी वो ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट करेगा, जिससे गवर्नमेंट का इंटरेस्ट होगा और जिससे कोई भी लॉ में इन्फ्रैक्शन ऑफ द लॉ ना हो, मतलब जिससे लॉ का कोई दुर्व्यवहार या फिर लॉ का कोई भी दुर्व्यवहार ना किया जाए। ठीक है, मतलब इसकी ऑफिसर की ये भी जिम्मेदारी रहेगी कि वो देखे कि इन्फ्रैक्शन ऑफ द लॉ ना हो और जिससे गवर्नमेंट को लाभ मिल सके। तो क्लॉज 9 मेरे हिसाब से आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्लॉज 10 की ओर बढ़ेंगे। क्लॉज 10 बताता है एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट एज सच ऑफिसर टू टेक रिसीव keep or expand any property, to make any survey or assessment, or to levy any rate or tax for any secular common purpose of any village, town or district, or to make, authenticate or keep any document for ascertaining of the rights of the people of any village, town or district। तो ये जैसे कि गांव में सरपंच होते, प्रधान होते, तो उनके पास ये अधिकार रहता है कि वो टैक्स वसूले या कोई भी लेवी लगा सके, जिससे कि विलेज के ही या फिर विलेज या किसी भी जो भी कोई भी टाउन हो, डिस्ट्रिक्ट हो, तो उन सभी के लोगों का ही उसमें फ़ायदा हो सके। ठीक है, उसके पास भी और कोई भी ऑफिसर हो, जैसे कि पहले लिखा है उसमें कि क्लॉज 9 में कि कोई भी ऑफिसर हो जो कि एज ए ऑफिसर वो कोई भी प्रॉपर्टी को रिसीव कर सके, उसे अपने पास रख सके या फिर उसको बढ़ा सके या फिर उसकी सर्वे कर सके या फिर किसी प्रॉपर्टी पर टैक्स लगा सके या फिर कोई भी और टैक्स वो लगा सके। किस लिए? ताकि वहाँ के रहने वाले विलेज हो या फिर टाउन और डिस्ट्रिक्ट हो, जहाँ के भी वो ऑफिसर है, वहाँ पर रहने वाले जो भी पब्लिक है, जो भी लोग हैं, उनका फ़ायदा हो सके। ये सब वो किसके बिहाफ करते हैं? गवर्नमेंट के बिहाफ करते हैं। तो ये आपका क्लॉज 10 में आ जाता है। तो इन सारे ऑफिसर्स को, सरपंच हो, प्रधान हो, वो सारे क्या कहलाएंगे? पब्लिक सर्वेंट। क्लॉज 11 आ रहा है एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज़ एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन और रिवाइज एनी इलेक्टोरल रोल और टू कंडक्ट एन इलेक्शन और ए पार्ट ऑफ एन इलेक्शन। तो कोई भी पर्सन जो इलेक्शन करवाता है, कंडक्ट करवाता है या फिर उस इलेक्शन का पार्ट होता है, उसे ये पावर रहता है कि वो इलेक्शन कंडक्ट करवा या फिर इस इलेक्शन के पार्ट रहे, वो सारे जो है पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे अंडर द क्लॉज 11। क्लॉज 12 आपको बताता है एवरी पर्सन इन द सर्विस और पे of the government or remunerated by fees or commission for the performance of any public duty by the government, be in the service or pay of the local authority or corporation established by or under central, provincial or state act, or a government company as defined in section 617 of the Companies Act 1956। तो क्लॉज 12 आपको यही बताता है कोई भी व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट के अंडर काम करता हो, जो गवर्नमेंट से फीस लेता हो, जो गवर्नमेंट से अपना मेहनताना लेता हो पब्लिक सर्वेंट या फिर पब्लिक सर्विस के लिए, वो आपके क्लॉज 12 में आएंगे और उन्हें आप पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। ठीक उसी तरह क्लॉज बी आपका यही बताता है कि जो भी कोई व्यक्ति किसी भी लोकल अथॉरिटी या फिर कोई भी कॉरपोरेशन हो,
जो सेंट्रल के द्वारा या फिर प्रोविंशियल के द्वारा या स्टेट एक्ट के तहत बनाया गया हो, अगर उसमें वो कोई भी किसी भी प्रकार का के सर्विस में हो या फिर वो किसी गवर्नमेंट कंपनी के अंडर काम करता हो, जो कि धारा 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 के तहत वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो क्लास 12 क्या है आपको पता चल गया होगा कि कोई भी व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट के अधीन काम करता हो और वो गवर्नमेंट से पब्लिक ड्यूटी के लिए अपने पब्लिक ड्यूटी के लिए मेहनताना लेता हो, फीस लेता हो, या फिर कोई भी व्यक्ति जो कि किसी लोकल अथॉरिटी, किसी भी कॉरपोरेशन में जो कि सेंट्रल प्रोविजन और स्टेट एक्ट के तहत बनाया गया हो या फिर किसी गवर्नमेंट कंपनी के अंडर काम करता हो, वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। तो इसमें इलस्ट्रेशन है, ए म्युनिसिपल कमिश्नर इज़ ए पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, तो अभी हम एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। एक्सप्लेनेशन 1, पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव डिस्क्रिप्शन और पब्लिक सर्वेंट वेदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट। जो कोई भी व्यक्ति जो कि इन क्लॉजेस के अंडर आते हैं वो सारे पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे, भले ही वो गवर्नमेंट के द्वारा सिलेक्ट किए गए हो या नहीं किए गए हो। Explanation 2, whether words public servant occurs, they shall be understood of every person who is actual possession of the situation of a public servant, whatever legal defect there may be in his right to hold the situation। कोई भी व्यक्ति जिसे एज ए पब्लिक सर्वेंट की तरह माना जाता है वो पब्लिक सर्वेंट ही होगा, भले उसके जो वो पोजीशन होल्ड कर रहा है उसमें भले वो कुछ भी लीगल डिफेक्ट हो, मगर अगर वो उसका सर्विस दे रहा है तो वो उस टाइम पब्लिक सर्वेंट ही कहलाएगा। एक्सप्लेनेशन 3, द वर्ड इलेक्शन डिनोट्स एन इलेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ selecting members of any legislative, municipal or other public authority of whatever character, the method of election to which is by or under the law prescribed by इलेक्शन। तो इलेक्शन जो है, इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपका मेंबर सिलेक्ट करना हो, कहाँ का मेंबर, लेजिस्लेटिव, म्यूनसिपल या फिर किसी अलग पब्लिक अथॉरिटी का। तो जो भी इस क्रिया में मतलब जो भी कोई इलेक्शन में युक्त होगा उसे भी आप पब्लिक सर्वेंट ही मानेंगे। जो भी इस प्रक्रिया में, जो भी इस मेथड में कौन से मेथड में, इलेक्शन के मेथड में इन्वॉल्व है या फिर अपनी सर्विस दे रहे हैं, उसे आप पब्लिक सर्वेंट ही मानेंगे। तो इसमें एक केस है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस स्टेट। इसमें दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता है, ये कहता है कि जो गवर्नमेंट कंपनी है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है, बल्कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स दैट गवर्नमेंट कंपनी इज़ नॉट ए पब्लिक सर्वेंट बट द एम्प्लॉयज़ ऑफ सच कंपनी इज़ ए पब्लिक सर्वेंट। इसमें एक और केस है, पीबी नरसिंगा राव वर्सेस स्टेट। सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स दैट पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 2C प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट 1988 enlarges the public servant in section 21 of IPC। तो ये दो केस है जो कि सेक्शन से रिलेटेड है। तो ये आपका सेक्शन 21 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम सेक्शन 22 के बारे में जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में यहाँ तक ही। अगर आपको ये पसंद आए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।
तब तक के लिए धन्यवाद।